अस्सलाम वालेकुम। पहले पार्ट में आपने सुना कि किस तरह सुबुही अपने शौहर का घर छोड़कर आज़म के साथ रह रही थी। आज़म भी उसका पूरी तरीके से साथ दे रहा था। क्या वजह थी जो वो अपना ससुराल छोड़कर आज़म के साथ रहने आ गई थी? आइए आगे के पार्ट में सुने। रात के 2-3 बज रहे थे। आज़म स्टडी से बाहर आया था। ड्राइंग रूम की लाइट ऑन थी। वह ऑफ करने के लिए आगे बढ़ा था। सुबुही को फर्श पर बेहोश पड़ा देखकर सही मायनों में उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। वह तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा था। उसने उसको सीधा किया था। उसका शरीर सर्द हो रहा था। उसने तेज़ी से उसकी हथेलियाँ मसली थीं। उसके गाल थपथपाए थे। उनमें कोई हरकत नहीं हुई थी। उसने उसको बाजुओं से उठाया और अपने कमरे में ले आया। उसको बेड पर लिटाकर कंबल उस पर डाल दिया था। 3rd फ्लोर में डॉक्टर एहसान रहते थे। वह उनका नंबर मिलाने लगा था। रात के 3 बज रहे थे। बेशक यह गैर अखलाकी हरकत थी कि किसी इंसान को उस वक्त तंग किया जाए, लेकिन परेशानी ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया था। करीब 20 मिनट की लगातार बेल के बाद एहसान साहब ने आवाज़ फ़ोन पर उभरी थी। कौन? एहसान साहब, मैं आज़म बोल रहा हूँ। उसकी परेशानी में डूबी आवाज़ सुनकर उनका गुस्सा ठंडा हो गया था। ठीक 10 मिनट के बाद वह फ्लैट में मौजूद थे। उसका मुआयना करने के बाद उन्होंने एक इंजेक्शन दिया था और चले गए थे। वह उसके बेड के करीब कुर्सी रखकर बैठ गया था। उसकी बेचैन नज़रें उसे चेहरे को देख रही थीं। जिस सुबुही से वह हिंदुस्तान में मिला था, वह उस सुबुही की परछाई भी नहीं थी। वह कुछ ही अरसे बाद क्या से क्या हो गई थी। उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया था। उसके हाथ पर जा बजा निशानात थे। उसने ताज्जुब से उसके हाथ को देखा, फिर उसने आस्तीन को ज़रा सा ऊपर सरकाया। अज़ियत के जिन जिन मरहलों से वह गुजरी थी, सब निशानात मौजूद थे। एक लम्हे के लिए उसका दिमाग माऊफ हो गया था। उसके दिल में दर्द की टीसें उठ रही थीं। उसका दिल चाह रहा था कि एक आलम को तहस नहस कर दे। वह उठकर उसके करीब हुआ था। गर्दन के निचले हिस्से में सिगरेट के निशानात थे। उसको उस सोई हुई लड़की पर गुस्सा आ रहा था जिसने 6 महीने तक इस अज़ियत में गुजार दिए थे। चुपचाप उसको उस पर तरस भी आ रहा था कि किस तरह इन तमाम अज़ियतों को, तकलीफ़ों को मुंह पर ताला डाले बर्दाश्त करती आई थी। उसके सब्र पर वह हैरान था। वह जिस भेड़िए का भरम रखे हुए थी, वही उसके किरदार को दागदार कर रहा था, उस पर इल्ज़ामों की बौछार कर रहा था। उसकी आवाज़ खटके की आवाज़ पर खुली थी। वह शायद पानी का जग उठाने की कोशिश कर रही थी और जग ज़मीन पर गिर चुका था। वह हड़बड़ा कर उठ गया था। कुछ चाहिए सुबुही? वह बेकरारी से पूछा। पानी। उसने अपने सूखे होठों पर ज़बान फेरी। वह जल्दी से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वह पानी का गिलास लेकर आया था। उसने पानी का गिलास उसके लबों से लगा दिया। सुबह कब की हो चुकी थी। वह ऑफ़िस के लिए काफ़ी लेट हो चुका था। उसने ऑफ़िस फ़ोन किया और ख़ुद किचन में आ गया था, जबकि वह दोबारा सो चुकी थी। वह सूप बनाने में मगन था। जब ही बेडौल बजी, उमर सामान लेकर आया था। रात को क्यों नहीं देकर गए थे? उसने नाराज़ लहजे में पूछा। बारिश बहुत ज़्यादा थी, मैं भूल गया था। वह कुर्सी खींचकर ड्राइंग टेबल पर बैठ गया। वह सामान रखकर जा चुका था। उसने सुबुही के लिए सूप बना लिया और ख़ुद वह चाय पी रहा था। तुम्हें कुकिंग आती है सुबुही? जवाब काफ़ी देर बाद आया था। नहीं। अच्छा, तुम क्या बना लेती हो? सभी खाने बना लेती हूँ। उसने फ़ख्रिया अंदाज में टाइप किया था। लेकिन बैरूत में लोग हल्का फुल्का खाना पसंद करते हैं। ट्रेडिशनल खाने तो बहुत कम बनते हैं यहाँ। अच्छा, लेकिन यहाँ तो सब खानों के पसंद करते हैं। कढ़ाई गोश्त, कोफ्ते, बिरयानी, पुलाव, कोरमा। वह उसको चढ़ाने के लिए लिखने लगी थी। ओह माय गॉड, यह तो बहुत हैवी है। हम इतना खाएंगे तो हाथी जैसे लगने लगेंगे। हाँ तो मत खाना, वरना तुम हाथी लगोगे। और अगर तुम्हारी शादी बाहर मुल्क में हो गई तो तुम क्या करोगी? फिर मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। उसने जवाब लिखा। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं अपने शौहर से कहूँगी वह बनाए खाना। उसने शरारत से टाइप लिखा था। लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। उसने फ़ौरन जवाब लिखा था। तुम्हारी कौन बात कर रहा है? उसने गुस्से में लिखा। वह मैं भूल गया था, लेकिन मैं सीख लूँगा। क्या सीख लोगे? जो तुम कहोगी। उसके जवाब पर वह एक लम्हे को ठिठकी थी। वह साफ इशारा था, लेकिन मम्मा के बुलाने पर उसने माफ़ी मांगते हुए चली गई थी। आज़म के चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी, जबकि अगले ही दिन उसे रेसिपी बुक खरीद ली थी। वह जो पानी का गिलास उठाते हुए भी बड़बड़ाता था,
अब हर वक्त किचन में खाना पकाने में मगन नज़र आने लगा था। लगता है किसी फूहड़ औरत से शादी का इरादा कर लिया है जनाब ने। बिलाल उसको आते जाते चढ़ाना न भूलता था। शायद चाय छलकी थी। उसने चौंक कर चाय की तरफ देखा। जब वह कमरे में आया वह तकिए पर सिर टिकाए रो रही थी। अरे तुम जाग रही थी? मैं तो समझा तुम सोई हुई हो। उसकी आवाज़ पर उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे, जबकि वह नज़रें चुराकर उसके ट्रे करीब रख चुका था और ख़ुद भी बेड पर बैठ गया था। सूप पी लो तुम। उसने सूप का एक चम्मच भरकर उसके मुंह के करीब किया, लेकिन उसने सूप पीने के लिए मुंह नहीं खोला था। मुझे भूख नहीं है और मेरा दिल भी नहीं चाह रहा, जानता हूँ, लेकिन पीना तो पड़ेगा। सूप नहीं पियोगी तो ताकत कैसे आएगी? वह भी कुछ दिनों के लिए हम शहर से बाहर जाएंगे। क्यों? मेरा टूरिस्ट एजेंसी में कोई मसले हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे वहाँ खुद जाना पड़ेगा। अब तुम्हें यहाँ अकेला तो नहीं छोड़ सकता, इसलिए साथ लेकर जाऊँगा। मैं नहीं जाऊँगी। अच्छा ठीक है, नहीं जाना। सूप तो पी लो। मेरा हाथ भी थक गया है, कितने नखरे हैं तुम्हारे। उसने ज़बरदस्ती चाय उसके मुंह में डाल दिया था। लगातार 2-3 चम्मच भर के उसने मुंह में डालता गया था। हज़म तो करने दो मुझे, वह चिल्लाई थी। उसके इस तरह टोकने पर आज़म को हंसी तो बहुत आई, लेकिन वह अपनी मुस्कुराहट छुपा गया था। जानता था अगर वह उसके सामने हंसेगा तो वह फिर सूप नहीं पिएगी। कैसा बना है? अच्छा है ना? मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, बस ठीक बना है, उसने सूप पीते हुए जवाब दिया था। मोहतरमा, पिछले 1 घंटे से इस सूप को बनाने में लगा हुआ हूँ। वह लड़ाका औरतों की तरह शुरू हो चुका था, जबकि वह अपना सर तकिए पर टिका कर आंखों पर बाजू रख चुकी थी। क्या हुआ, तुम्हें सर पर दर्द हो रहा है? उसने तशवीश में उसको देखा। नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम बोलते रहो, मैं सुन रही हूँ। क्या मतलब बोलता रहूँ? और यह सूप क्यों बचा दिया तुमने? अब वह उसका बचा हुआ सूप खुद पी रहा था। तुम यूं ही सबको छोड़ा हुआ खा पी लेते हो, उसने चोट की थी, लेकिन वह मुस्कुराकर बोला था। सबका तो नहीं, बस तुम्हारा झूठा खुशी से खा पी लेता हूँ। मेरा क्यों? उसने उसको देखा था। बस दिल चाहता है, तुम मुझे अच्छी लगती हो, और कुछ देर आराम कर लो, मैं जब तक अपना काम कर लूँ। वह कहकर चला गया था। उसने दोबारा से सर पर बाजू रख लिए थे। उसने उसको आज फ़ोन करके तैयार रहने के लिए कहा था। वह आज उसको अपनी ट्रैवल एजेंसी दिखाने ले जा रहा था। बैरूत में उसकी बहुत बड़ी एजेंसी थी। शुरू में आज़म ने अपने भाई बिलाल के साथ यह काम शुरू किया था। फिर जब यह काम चल निकला तो दोनों अब अलग अलग जगहों पर उसको चला रहे थे। वह बेदिली से तैयार तो हो गई। मौसम के बिगड़ते तेवर देखकर वह अपना इरादा बदल चुकी थी, लेकिन आज़म ने घर आते ही जल्दी करो का शोर मचा दिया था। लेकिन आज़म, आज मौसम ख़राब है। जानता हूँ, हम पैदल नहीं जा रहे। अगर बारिश हो गई तो फिर? उसने एक और बहाना तलाश किया था। मैं तुम्हें भीगने नहीं दूंगा, वह कहकर वॉशरूम में चला गया। हम कल चलते हैं। उसने वॉशरूम से निकलते हुए वह बोली। नहीं, आज जाएंगे। वह आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल संवार रहा था। तुमने खाना खाया था आज? बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हें मेरे खाने का। देख लो, मुझे तो ख्याल तो आ ही गया, वरना तुमने तो कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि मैंने कब खाना खाया है या कब नहीं। मुझे पता है खा लिया होगा, इसलिए नहीं पूछा। वह उसकी नज़रों से नज़रें चुराते हुए बोली थी। हाँ जी, पी लिया था, वह मुनमुना कर बोला। क्या पी लिया था? तुम्हारे लिए जो सुबह सूप बनाया था, बस वही पिया है पूरे दिन में। और क्या पिया है? उसके जवाब पर सुबुही हंसने लगी थी, जबकि वह बहुत ताज्जुब से उसको देख रहा था। फिर जानबूझकर चिढ़कर बोला, हंस क्यों रही हो? मैं समझी तुमने आज फिर पिया है। वेरी फनी। उसके साथ ही आज़म को कुछ याद आया था और उसकी हंसी की वजह ही समझ में आ गई थी। फेसबुक पर चैटिंग के दौरान सुबुही ने पूछा था, तुमने आज क्या खाया है आज़म? पहले तुम बताओ। मैंने कुछ नहीं, उसने जवाब में लिखा था। क्यों? मैं डाइटिंग कर रही हूँ। क्यों? क्यों तुम इतनी स्मार्ट हो? आजकल मोटी हो रही हूँ। झूठ, तुम मोटी हो ही नहीं सकती, इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगी। और मुझे छोड़ो, यह बताओ तुमने क्या खाया है आज? वह उसकी छोटी से छोटी बातों पर यूं ही परेशान हो जाया करता था। उसने जल्दी से जवाब टाइप किया था, आई ड्रिंक कॉफ़ी, और उसकी थोड़ी देर बाद सुबुही ने लिखा था, काफ़ी साल हो गए हैं, पहली मर्तबा कब पी थी? एक और सवाल किया गया था। सिदरा भी आ गई थी। दोनों मिलकर अब उसकी दुर्गत बना रही थी। शायद मैट्रिक में था, ठीक से याद नहीं। घर वाले कुछ नहीं कहते? अब की बार सिदरा ने सवाल लिखा था। उसके इस तरह लिखने पर वह हैरान हुआ था। फिर उसने टाइप किया, सभी पीते हैं, मुझे क्या कहेंगे? क्या यह अनोखी चीज़ है? सब पीते हैं तुम्हारे घर में?
हैरत से जवाब किया गया। हाँ, तकरीबन सभी। वह उलझ रहा था। सुबह ही पहले इस तरह के सवाल नहीं किया करती थी। रहमत जान भी? उसने पूछा। नहीं, उनको अच्छी नहीं लगती। शुक्र है वह नहीं पीती। तुम क्या कह रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा। तुम क्या समझ नहीं पा रहे हो? तुम खुद ही तो कह रहे हो कि तुम सब ड्रिंक करते हो। उसके जवाब ने उसके हाथों के तोते उड़ा दिए थे। वह एकदम से बौखला गया था। किस सफाई से वह उसको बेवकूफ़ बना रही थी। आर यू मैट? उसने हंसते हुए लिखा था। मैं नहीं हूँ, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह सकती। और फिर अपने मैसेज देखकर वह खुद ही हंस पड़ा था। वैसे कमाल है यार, तुम मेरे पापा को ड्रिंकर कह रही हो। मैंने कब कहा? तुम्ही ने तो कहा कि हम सब ड्रिंक करते हैं। वह उसकी बात का दिल से कायल हो चुका था। चलो फिर चलते हैं। उसकी आवाज़ पर वह चौंका था। एक बार फिर? कोई अगर मगर नहीं, चल भाई, देर हो रही है। वह उसको लेकर पार्किंग में आ गया था। अब दोनों कार में बैठ चुके थे। आज़म को कार ड्राइव करने के दौरान कुछ याद आया था। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। उसने जेब से एक डिबिया निकाली और उसके हवाले कर दी। उसने ताज्जुब से पहले उसको और फिर इस डिबिया को देखा और उसने डिबिया खोल दी थी। उसमें दो बहुत खूबसूरत टॉप्स जगमगा रहे थे। वह देखकर मुस्कुरा दी थी। काफ़ी अरसे बाद उसके होठों पर इस तरह की मुस्कुराहट आई थी जिसमें कोई डर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक डरावने ख्वाब से जागी हो। कैसे लगे? अच्छे हैं ना? उसने एक सरसरी सी निगाह उन पर डाली थी। जबकि आएगी, लेकिन सिर्फ आज़म को चढ़ाने के लिए वह इतना ही बोली थी। ठीक है, बस बस ठीक है। वह कब तकरीबन चिल्लाया था। मोहतरमा, पूरे 1 महीने से जमा किए हैं पैसे मैंने इनके लिए। और मोहतरमा फरमा रही हैं ठीक है। अब ठीक है तो ठीक ही तो कहूँगी ना। वह मासूमियत से बोली थी। शुक्र है ठीक लगे, मगर बुरे लगते तो मैं तुमने मुंह पे ही मार कह देना था। मुंह बनाकर बोला, जबकि वह अपनी मुस्कुराहट छुपाकर खिड़की के बाहर देखने लगी थी। अच्छा, ऐसा करो, पहन लो इनको। आज़म को याद आया था उसने कानों में कुछ नहीं पहना हुआ था। आज़म ने गाड़ी रोक दी थी। उसने आज़म को ताज्जुब से देखा। मैं पहना दूँ? उसकी आंखों में रोशनियों का एक जहाज़ आबाद था। उसने चेहरा लाल पड़ गया, जबकि वह उसके हाथ से टॉप्स ले चुका था और अब उसके थोड़ा करीब आ गया था। उसने आहिस्तगी से नरमी से उसको टॉप्स पहना दिए। जबकि वह टॉप्स पहना चुका था तो उसने एक निगाह उस पर डाली, लेकिन वह निगाह वापस हटने का हौसला खो चुकी थी। वह लाल चेहरा लिए हुए सामने देख रही थी। आज़म ने अपने बेलगाम होते जज्बात पर निगाह डाली थी और कार फिर से स्टार्ट कर ली। उसने कार एक बहुत बड़ी शानदार इमारत के सामने रोकी थी, जहाँ पर एक भारी भीड़ सी थी। लगता था पूरा बैरूत वहाँ उमड़ आया हो। तुम्हारी एजेंसी इतनी बड़ी है आज़म? पूरा बैरूत यहाँ जमा है। उसकी आंखों में ताज्जुब के बादल हिलकोरे ले रहे थे। हाँ, काफ़ी बड़ी है, वह मुस्कुरा कर बोला। कार पार्किंग में खड़ी करके वह दोनों अंदर ही दाखिल हुए, लेकिन अंदर भीड़ को देखते हुए आज़म ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। वह अब उसको अपने साथ लगाए हुए आगे बढ़ रहा था। मर्द औरतों में जगह बनाते बनाते एक ऐसा भी वक्त आया जब आज़म ने उसके कंधों के गिर्द अपना बाजू सर्कल कर लिया था और उसे हिसार में ले लिया था। वह मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए एक बहुत बड़े हॉल के करीब दरवाजे पर पहुंच चुके थे, जहां पर कई सिक्योरिटी वाले कार्ड चेक कर रहे थे। आज़म ने 2 पम्फलेट निकाल कर उसको दिए थे, जिस पर उन्होंने मोहर लगाई थी, और उनको वापस कर दिए। सामने एक बहुत बड़ा स्टेज था जिस पर मुख्तलिफ गाने बजाने का सामान पड़ा था। हम कहाँ आ गए हैं आज़म? उसने आज़म से पूछा। यह बैरूत का सबसे बड़ा म्यूज़िक हॉल है। दुनिया भर से फ़नकार यहाँ पर फॉर्म भरने आते हैं। यहाँ टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। वह म्यूज़िक हॉल की तारीख बता रहा था, जबकि वह गुस्से से बल खा रही थी। तुमने फिर मुझसे झूठ बोला आज़म कि तुम मुझे अपनी एजेंसी दिखाने लाए हो, और पिछली बार भी तुमने मुझसे यही पार्टी के बारे में झूठ बोला था। तो क्या करता? तुमसे सच कहता तो तुम कभी ना मानती, इसलिए झूठ बोलना पड़ता है। तुम कितने झूठे हो ना, उसने तिलमिला कर कहा था। हाँ, मैंने झूठ बोला था। वह हमेशा मेरे गए झूठ को सच समझती है और मेरा सच नहीं समझा। वह बिल्कुल सीरियस था। वह उसकी बात का मतलब समझ गई थी। पता नहीं, शायद उसकी आंखों में कुछ पड़ गया था। एकदम से जलन होने लगी थी, आंखों में धुंध फैल रही थी। प्लीज़ सुबुही, अब नहीं। तुम्हारे आंसू इतने बेकार नहीं हैं कि तुम इनको लुटाती रहो। वह बहुत आहिस्तगी से उसके आंसू साफ कर रहा था। तभी रोते हुए वह उसके कंधे से जा लगी थी, और अगली रो में बैठे हुए बिलाल और मोहसिन ने अजीब नज़रों से इस मंज़र को देखा था।
सुबुही रो रही थी और अपना सर आज़म के कंधे पर रखे हुए थी। आज़म उसके सर को सहला रहा था, उसके आंसू पोंछ रहा था। हमारे घर रुकेंगे वह लोग? बिल्कुल, वह तो चाहते थे कि किसी होटल में रुक जाएं, लेकिन मैंने खालिक को सख्ती से कह दिया था कि वो यहीं रुकेंगे। रहमत आपा से भी कह चुका हूँ। रिश्तेदार की बात है, थोड़ी अच्छा थोड़ी लगता है। लेकिन रहमत आपा कह रही थी शायद शादी के कुछ दिन पहले वह नाहिद आपा के घर चली जाएंगी। देखो अब क्या होता है। कब पहुँच रहे हैं वह लोग? परसों शाम तक आ जाएंगे। कौन कौन आ रहा है मम्मा? सुबुही ने जल्दी से ड्राइंग रूम पर अपनी एंट्री दी और एहतिशाम की जगह पर आ बैठी। उसका और एहतिशाम का हमेशा से इसी बात पर झगड़ा होता था कि डैड के साथ वाली कुर्सी पर कौन बैठेगा। रहमत जान की फैमिली आ रही है, मम्मा ने ब्रेड पर जैम लगाते हुए कहा। चुहिया, फिर आकर यहाँ बैठ गई हो? साइड पर जाओ, एहतिशाम तिलमिलाता हुआ बोला था और तारिक भाई की डांट पर वह खामोश हो गया था। जानता था कि वह सुबुही के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। तारिक भाई, आप यहाँ आ जाएं मेरे साथ। सुबुही ने शरारत से एहतिशाम को देखा था, जो इस वक्त बल खा रहा था। तारिक भाई मुस्कुराते हुए उसकी साथ वाली कुर्सी पर बैठ गए थे, जबकि एहतिशाम अपने दांत पीसता हुआ उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। तारिक भाई, आपके ससुराल वाले आ रहे हैं, वह उनके नज़दीक होकर बोली थी, जबकि एहतिशाम अब भी लगातार उसको घूर रहा था। वह भी आ रही है क्या? तारिक भाई ने भी राजदारी से पूछा। पता नहीं, पूछ कर बताती हूँ। वैसे ज़ैनब के कज़िन्स की शादी है, आएगी तो ज़रूर। एहतिशाम अजीब सी निगाहों से उसको घूर रहा था और उसकी नज़रें सुबुही को मज़ा दे रही थी। डैड ने इन दोनों को आपस में मगन देखा और साथ ही एहतिशाम को तिलमिलाते हुए भी देखा था। तुम दोनों की क्या ये खुसर फुसर कर रहे हो? एहतिशाम को भी शामिल किया करो अपनी बातों में। डैड के कहने पर वह दोनों हंसने लगे थे। देख लूँगा चुहिया तुझे। डैड, मेरी बुराइयाँ कर रही है ये। तुम्हारी बुराइयाँ करने के अलावा भी मुझे बहुत से काम है, समझे? वह बुरा मानते हुए बोली थी। तुम दोनों सताते हो मेरे बेटे को। सुबुही, ख्याल रखा करो, तुम्हारा भाई है। मम्मा ने उसको डांटा। भाई? उसने आंखें मटकार कर उसको चिढ़ाया था। मम्मी, ज़ैनब भी आ रही है क्या? उसने अपने लहजे को सरसरी रखकर पूछा था। शायद आ जाए, रहमत आपा से पूछूंगी। तो क्या वह भी हमारे घर रहेंगी? नहीं, रहमत जान कह रही थी कि बच्चे शायद अपने रिश्तेदार के घर रहेंगे। उसने शरारत से तारिक भाई को देखा था, जो कि नाश्ता करने में मगन थे, लेकिन वह जानती थी कि उनका सारा ध्यान उसी की बातों की तरफ है। वह लोग आ चुके हैं, मम्मा पापा और तारिक भाई उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए हैं। सुबुही ने वॉक करने के दौरान सिदरा को बताया। तभी गाड़ियों की हॉर्न हुई और आवाज़ें आ रही थीं। गेट खुल चुका था, गाड़ियाँ अंदर आ रही थीं। आओ देखते हैं, सुबुही ने सिदरा से कहा और टेरेस से नीचे झांकने लगी थी। 3 अजनबी लड़के, रहमत जान अंकल और ज़ैनब, एक कार से निकले थे, जबकि दूसरी कार से तारिक भाई, मम्मा पापा बाहर निकले थे। सब लोग पीछे चल अंदर दाखिल हुए थे और तभी तीसरा अजनबी लड़के की नज़रें ऊपर उठी थी। रात की गहरी चादर और रोशनियों के बीच जगमगाता वह चेहरा उसकी तवज्जो अपनी तरफ करा गया था। वह जिसको अपनी हस्ती पर फ़ख्र था, गुरूर था, वह एक पल को तहस नहस हो गया था। वह एक टिक उसको देख रहा था। उसकी गहरी बोलती नज़रों ने सुबुही को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। उसके चेहरे पर नागवारी की चादर फैल सी गई थी, जबकि सिदरा का हंस हंस कर बुरा हाल था। तुम्हारे दांत क्यों निकल रहे हैं सिदरा? वह घूर कर बोली थी। तुम्हारे भाई भी के भाई तीसरा है सुबुही, ज़रा संभल कर रहना। उसने सुबुही को छेड़ा था और उसको वाकई इस अजनबी का यूँ टकटकी बांध कर देखना ज़रा भी अच्छा नहीं लगा था। वह दोनों नीचे आ गई थी। रोशनी में वह अच्छा लग रहा था, लेकिन उससे छोटा मोहसिन बहुत बेहतर था। बहुत कम बोलता था, जबकि बिलाल हंसमुख था। लेकिन तीसरा आज़म, जो कि रहमत जान का सौतेला बेटा था, वह छिछोरा था। उसने आते ही न सिर्फ तारिक भाई से, एहतिशाम से भी दोस्ती गांठ ली थी, बल्कि सिदरा को भी अपना दोस्त बना लिया था। और तो और वह कितनी बार सुबुही को मुखातिब कर चुका था। अपनी हर बात के एंड पर वह सुबुही की तरफ देखना नहीं भूलता था और वह बार बार देखने पर सुबुही उलझन में पड़ जाती थी। चुप छिछोरा, उसने दिल में उसको कितनी ही गालियों से नवाजा था और सिदरा का शरारती अंदाज में उसको देखना उसको परेशान कर रहा था। दूसरी तरफ ज़ैनब तारिक भाई के साथ बातों में ऐसे मगन थे कि दोनों ने बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। वह सिदरा को लेकर अपने रूम में आ गई थी और वहां आकर उसका सिदरा को मारना नहीं भूला था।
वह सब अपने रिश्तेदार से मिलने गए हुए थे। इनके जाते ही सुबुही ने शुक्र का कलमा पढ़ा था कि घर में आज सुकून है। ख़ास तौर पर आज़म खालिक के जाने पर उसने शुक्र अदा किया था। आज़म अंकल खालिक की पहली बीवी से था। पहली बीवी के मरने के बाद उन्होंने रहमत जान से शादी कर ली थी। आज़म रहमत जान के जहन में यूँ सवार हो रहता था। उसके बारे में कितने ही किस्से थे जो कि उसके आने से मशहूर हो गए थे। वह यूनिवर्सिटी से अभी आई थी और एहतेशाम ने उससे चाय की फरमाइश की थी। सूफिया, नौकरानी से कह दो ना, उसने सुस्ती से कहा। मुझे पेट्रोल पीने की आदत नहीं, प्लीज़ बना दो। आज़म भी है क्या? वह नहीं गया? करे क्या, बस दिल की नहीं करता उसका इधर से जाने का। क्या कह रहा था? एहतेशाम ने उसके अल्फाज उससे बता दिए थे और तिलमिला कर रह गई थी। मेरी चाय पी है ना तुमने? कितनी बुरी बनाती हूँ मैं। अच्छा अब नखरे न करो, बना दो। उसका दिल में गालियाँ देती वह उसको चाय बनाई थी। तभी सूफिया नया ऑर्डर लेकर आ गई थी। साहब कह रहे हैं कुछ खाने को भी भेज दीजिएगा। उसने ट्रॉली भिजवाई और कमरे में आ गई। उसको कमरे में आए हुए मुश्किल से 15 से 20 मिनट ही हुए थे। उसके रूप में दस्तक हुई। कौन? उसने नागवारी से पूछा। सुबह ही तुमसे मिलने कोई आया है, देखो तो। एहतिशाम अंदर झांक कर बोला और उसके पीछे मुस्कुराते हुए आज़म खालिक को देखकर उसका हलक तक अंदर तक कड़वा हो गया। कैसे हैं आप? वह मुस्कुराते हुए पूछने लगा था। मैं ठीक हूँ। ज़ैनब कैसी है? वह भी ठीक है, आपको बहुत याद कर रही है, शायद आज आए। क्या मैं बैठ सकता हूँ? उसको मुस्कुराता देखकर उसका दिल कड़वा हो गया था, जबकि वह अपनी बातों में पूरे तौर पर मगन हो चुका था। एहतिशाम और सुबुही खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे थे। वह अब उससे स्टडी के बारे में पूछ रहा था और वह नागवारी से नाक मुंह चढ़ाकर जवाब दे रही थी। आज़म भाई चले, देर हो रही है, एहतिशाम ने टोका था और उसको जाने का ख्याल आया था। वह उसको आराम करने का कहकर फिर दोबारा मिलने का कहकर चला गया। क्या मुसीबत है छिछोरा। टूटी फूटी उर्दू बोलकर उसको घूर घूर कर उसका गुस्सा बहुत ऊपर पहुंच गया था। वह गालियां देते कर थक गई थी और आखिरकार सो गई थी। सुबुही, जल्दी आओ, देखो किसने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। सुबुही चौंकी। वह अपनी अलमारी खोले अपने कपड़े निकाल रही थी। उसका हाथ एक लम्हे के लिए रुका था। किसने भेजी है? उसने ताज्जुब से पूछा। आज़म अब्दुल खालिक ने। क्या? उसको कैसे पता मेरी आईडी का? यह एहतिशाम के बच्चे का काम होगा, जलील इंसान। हाय सुबुही, तो कितनी लकी है, देख कितना ज़हीन है ये ना शख्स। वह उसकी शान में ज़मीन आसमान एक किए हुए थी। ज़हीन या लीचड़? वह दांत पीस कर बोली थी। अगर मोहसिन भेजता तो कुछ और बात थी। मोहसिन, वह खड़ूस से एक आँख भी अच्छा नहीं लगता। सिदरा ने तबसरा किया था, जबकि वह उसके करीब बैठ गई थी। वैसे भी जो आज़म में है वह किसी और में कहाँ। सिदरा आज़म की तारीफ़ कर रही थी, जबकि सुबुही मुँह बना रही थी। अच्छा यह बताओ, अब इस रिक्वेस्ट का क्या करें? करना क्या है, डिलीट कर दो मनहूस को। वह उठते हुए बोली थी। सुबुही, वह तो मैंने कब से कबूल कर ली है। मैं तो काफ़ी देर से सुबुही बनकर बात कर रही हूँ। वाहियात क्या कहीं की। यह क्या किया तुमने? मुझसे पूछ लेती, मैं बताती हूँ तुम्हें। वह उसके पीछे दौड़ी थी, लेकिन रास्ते में एहतिशाम ने सिदरा को बचा लिया था। सुबुही तिलमिलाती हुई कमरे में वापस आ गई थी। अगले दिन रहमत जान और उसकी फैमिली को बैरूत के लिए रवाना होना था। ज़ैनब उदास थी और उसको सुबुही के साथ टाइम गुजारने का वक्त ही नहीं मिला था। वह और सिदरा टेरेस में टहल रही थी कि अचानक एहतिशाम और आज़म की एंट्री हुई थी। आज़म भाई तो बहुत उदास हैं, कल चले जाएंगे, एहतिशाम ने मज़े लेकर कहा। आज़म भाई आप सबसे ज़्यादा किसको याद करेंगे? सिदरा ने शौक़ी से पूछा, जबकि वह बगैर झिझके बोला, कम ऑन सिदरा, आप तो जानती हो। उसके जवाब पर सिदरा हंसने लगी थी, जबकि सुबुही का चेहरा लाल पड़ गया था। सुबुही, आज मुझसे फेसबुक पर चैट करेंगी ना? वह एकटुक उसको देख रहा था। उसकी नज़रों में उसकी सांसें फुला दी थी। ज़रूर करेंगी, क्यों नहीं करेंगी? सिदरा ने उसको कंधे से थाम कर कहा था, जबकि सुबुही का जी चाह रहा था कि वह उसका हाथ झटक दे। वह यूं ही किया करती थी। वह चला गया और जाने क्यों सुबुही को कुछ अधूरा अधूरा लग रहा था। वह इन 15 दिनों में 15 बार उनके घर आया था। सुबुही न चाहते हुए भी उसके बारे में सोचे जा रही थी। बैरूत पहुंचने के बाद ही वह उसको जाने कितने ही मैसेज करता रहता था। वह कई कई बार उसको मैसेज पढ़ती थी, लेकिन जवाब नहीं देती थी। और एक दिन जब